गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट केरला त्रिवेंद्रम के अंदर उसको कमीशन किया गया। एंड प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पोर्ट इकोनॉमी भारत की एक अर्थव्यवस्था को आने वाले समय के अंदर बहुत आगे तक लेके जाएगी। थोड़ा इस मुद्दे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पॉइंट है क्या। देखो, सबसे पहले तो आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए। ये है त्रिवेंद्रम, केरला के अंदर। और ये भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सर, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आ गए। जैसे एक वर्ड आया यहाँ पे, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अब आखिर इसका क्या मतलब होता है? देखो, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट में ना टर्मिनल्स होते हैं। अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए ये है एक वेसल, ये है दूसरी वेसल। एक वेसल से दूसरी वेसल हमें कंटेनर्स को, जो कार्गो कंटेनर्स होते हैं, उनको यहाँ पर शिफ्ट करना होता है। राइट? क्यों करना होता है शिफ्ट? क्योंकि देखो, इट इज़ माइट बी पॉसिबल कि हर शिप हर जगह नहीं जाएगी। कोई छोटी शिप के माध्यम से किसी पर्टिकुलर चीज़ को कहीं भेजना होता है। सारा सामान एक जगह नहीं जाना होता। तो बड़े बड़े इस तरह के जो इंटरनेशनल कार्गो होता है ना, उसको प्रोसेस करने के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है। अब इंडिया के पास अभी तक खुद का कोई ट्रांसशिपमेंट पोर्ट नहीं था। अब उससे समस्या क्या आती थी? उससे समस्या ये आती थी कि हमें कहीं ना कहीं फॉरेन पोर्ट्स के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कोलंबो पोर्ट का नाम सुना होगा। राइट? इसके अलावा आपने सिंगापुर का नाम सुना होगा, सिंगापुर पोर्ट जो हो गया। आपका यूएई के अंदर आपका जो जबल अली पोर्ट हो गया। राइट? तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स के ऊपर हमें यहाँ पे निर्भरता थी, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वहां से जो कार्गो है वो हमारे यहाँ भारत में आ पाए। अब इससे चलो, एक तो डिपेंडेंस दूसरे देशों के ऊपर है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे ना, इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। राइट? क्योंकि हम फॉरेन ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल से निर्भर है ना, तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता था। एंड उससे कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट भी देखने को मिलती थी, लगभग 80 से $100 के बीच में, फॉर द डोमेस्टिक आपके ट्रेडर्स के लिए। तो नुकसान भी होता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था। ये सब कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्याएं हमें देखने को मिलती थी। अब यहाँ पर हमारे पास केरला में विजिंजम इंटरनेशनल जो कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, ये सारी इन समस्याओं को कहीं ना कहीं यहाँ पे खत्म कर देगा। थोड़ा सा इसको और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। आपको ध्यान में ये रखना है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत यहाँ पे इसको बनाया गया है। इसमें अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि जो पोर्ट अथॉरिटी होगी ना, वो रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी। एंड लैंडलॉर्ड जो कि की तरह काम करेगी। और जो प्राइवेट कंपनीज है ना, जैसे यहाँ पे अदानी ग्रुप जो है, वो यहाँ पर पोर्ट ऑपरेशंस को हैंडल करेगा। एंड प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे ये भी कहा कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से कहीं ना कहीं यहाँ पे इनएफिशिएंसी हमें बढ़ती हुई देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख भी पाओगे, यहाँ पर आपको केरला के चीफ मिनिस्टर भी, एंड साथ ही साथ उसमें गौतम अडानी जी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दिस इज अ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक तरह से हमें देखने को मिल रही है। प्लस एट द सेम टाइम आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यहाँ पे जो पोर्ट है ना, ये अपने आप में काफ़ी हद तक लो मेंटेनेंस पोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पे ना जो सैंड मूवमेंट होती है, वो बहुत ही कम होती है। जो आपका लिटोरल कॉस्ट के क्रॉस जो आपकी सैंड मूवमेंट है, वो काफ़ी कम है, लिटोरल ड्रिफ्ट। इस वजह से फ़ायदा यहाँ पे मेंटेनेंस की कॉस्ट के में अंदर कमी के थ्रू भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो आप नोटिस कर पाओगे कि इससे इंडिया को डेफिनेटली फ़ायदा ही होगा। तो ये कुछ बातें थी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही। प्लस एट द सेम टाइम ये लगभग 20 मीटर के आसपास आपके यहाँ जो नेचुरल डीप ड्राफ्ट है, तो बड़ी बड़ी शिप्स भी यहाँ पे आ सकती हैं, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे देशों के ऊपर हमारी निर्भरता है, वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पर कम हो जाएगी। ये कुछ पॉइंटर्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 3 मई 2025। एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहाँ पर जाकर इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, दैट इज BRS कन्वेंशन 2025। यहाँ पर ना आपके सामने 3 कन्वेंशन का नाम लिखा हुआ है, बेसल, रोटरडैम एंड स्टॉकहोम कन्वेंशन। अब दरअसल में पता क्या है, ये जो कन्वेंशंस हैं ये अब इकट्ठी ही होती हैं। 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल एग्रीमेंट्स हैं, जो ह्यूमन हेल्थ को एंड कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बचाते हैं फ्रॉम हजार्डस केमिकल एंड वेस्ट। आप लोगों ने इनको इन्वायरमेंट पे पढ़ा होगा, पर बहुत बार बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं इन तीनों कन्वेंशंस के अंदर। तो आज मैं सारी वो बातें आपके साथ यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले तो ना एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। एक है आपकी बेसल कन्वेंशन, जो 1989 के अंदर आई।
देखो ये इसको ना इकोनॉमी वाले बेसल नॉर्म के साथ कंफ्यूज मत करना। वो बेसल नॉर्म्स अलग हैं जो बैंकिंग सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, और ये जो बेसल कन्वेंशन है ये बात करती है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट एंड द डिस्पोजल। व्हाट डू मीन बाय ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट? जब एक देश से दूसरे देश आप किसी सामान को भेज रहे हो तो हजार्डस वेस्ट और उनके डिस्पोजल को कंट्रोल करने की रिगार्डिंग आपको ये कन्वेंशन देखने को मिलती है, जो 1989 के अंदर अडॉप्ट हुई थी एंड फोर्स में आई 1992 के अंदर। तो बिटवीन नेशंस किस तरह से मूवमेंट रिड्यूस हो हजार्डस वेस्ट की, स्पेशली अगर हम बात करें ना, ऐसा ना हो कि जो डेवलप्ड देश हैं वो लेस डेवलप्ड कंट्रीज में डंपिंग कर दें एक तरह से इस तरह के हजार्डस वेस्ट की। उसको रोकने के लिए हमारे पास बेसल कन्वेंशन आपको देखने को मिल जाएगी। तो वेस्ट मिनिमाइज करता है एंड हजार्डस वेस्ट शिपमेंट को इस तरह से ये बैन करता है। उसके अलावा हमारे पास एक और कन्वेंशन है, दैट इज रोटरडैम कन्वेंशन 1998। अब ये क्या है रोटरडैम कन्वेंशन? देखो यहाँ पर बात किस चीज़ की होती है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मीनिंग ये होता है कि लेट से जो पार्टीज हैं, पार्टीज मतलब जो अलग अलग एंटिटीज हैं जो एक ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, उन पार्टीज को पूरी तरह से पता होना चाहिए कि जो भी केमिकल या जो भी पेस्टिसाइड्स वो एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं उनकी तरफ, उनके क्या हजार्ड हो सकते हैं, उनसे क्या नुकसान हो सकता है। तो उनको पूरा का पूरा उनका यहाँ पे इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, ताकि ये इंश्योर किया जा पाए कि कोई भी हजार्डस केमिकल बिना उनकी जानकारी के उनके देश में एंटर ना करे। इसीलिए यहाँ पे आपको रोटरडैम कन्वेंशन आपको देखने को मिल जाएगा फॉर सर्टेन हजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड इन इंटरनेशनल ट्रेड। 1998 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया था एंड 2004 में ये भी आपको फोर्स में देखने को मिल जाएगी। तो एक तरह से ना शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने यहाँ पे प्रमोट किया है। तो पीआईसी प्रोसीजर अपने आप में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है एंड इस तरह से एक्सपोर्टर्स को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करनी होगी हैजार्ड के रिगार्डिंग, एंड कंट्रीज इस तरह से यहाँ पे जो भी केमिकल्स NX3 के अंदर है ना उनको बैन या रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं अंडर द रोटरडैम कन्वेंशन। और तीसरा है आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन। ये ध्यान में रखना है स्टॉकहोम कन्वेंशन किसके ऊपर है, पीओपी के ऊपर। पीओपी क्या है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। देखो एक्चुअल में ना नाम ही है इसका परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। परसिस्टेंट का मतलब जो लंबे समय तक एक तरह से रहते हैं, वो डिग्रेड नहीं होते, जो लॉन्ग रेंज लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे होते हैं। तो इस वजह से ना इन्वायरमेंट के अंदर वो काफ़ी लंबे टाइम तक रहेंगे एंड इनफैक्ट ना ह्यूमन हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट इसका आ सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायो अक्यूमुलेशन। आप लोगों ने बायो अक्यूमुलेशन, बायो मैग्निफिकेशन ये सब वर्ड सुने होंगे अपने इन्वायरमेंट के अंदर। बायो अक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से कोई पॉल्यूटेंट है या कोई टॉक्सिन है, वो विद इन एन ऑर्गेनिज्म विद ओवर द टाइम एक तरह से अकोमुलेट होता रहता है, जिस वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफ़ी सारी समस्या आती है। इसको बोलते हैं हम बायो अकोमुलेशन। तो उसके रिगार्डिंग स्टॉकहोम कन्वेंशन जो थी पीओपी के रिगार्डिंग, जैसे आपने डीडीटी का नाम सुना होगा, है ना, जो पेस्टिसाइड्स हम एक तरह से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं, उनको हम ना डर्टी डजन के नाम से जानते हैं। जैसे डीडीटी मैंने आपको बताया ना, इस तरह से और भी आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं जो अपनी हमारी एनवायरनमेंट के लिए और ह्यूमन हेल्थ के लिए अपने आप में बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाते हैं। ये केमिकल्स वगैरह होते हैं, कई बार पेस्ट कंट्रोल हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोसेस वगैरह हो गया, उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, बट ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। उनको एलिमिनेट या उनको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान में रखेंगे ये डर्टी डजन जैसे मैंने आपको बताया, ये आप ध्यान में रखना, ये वही केमिकल होते हैं जो लंबे समय तक आपके एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं। अब इसमें 3 तरह के एनेक्सर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एक है NX-A, ये केमिकल्स वो हैं जिनको एलिमिनेट करना है। NX-B जिसका यूज हो सकता है बट रिस्ट्रिक्टेड यूज है इसका। एंड तीसरा NX-C जो अनइंटेंशनल रिलीज जो होता है केमिकल्स का, उनको हमने मिनिमाइज करना होगा। कुछ एग्जांपल आप देख सकते हो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के, जैसे आपका DDT, डाइएल्ड्रिन, एल्ड्रिन, एंड्रिन। ठीक है, ये सारे आपको एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब कई बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना कि इन तीनों में अंतर क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने आपके लिए अंतर मेंशन कर दिया है। जब मैं बात करता हूँ ना बेसल कन्वेंशन की, तो ये बात करता है हजार्डस वेस्ट ट्रेड एंड डिस्पोजल के रिगार्डिंग, एंड ये ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट। ठीक है, ये वर्ड ना जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको नोट कर लेना। बेसल कन्वेंशन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट के रिगार्डिंग है। रोटरडैम की जो बात होती है ना वो पीआईसी के रिगार्डिंग होती है कि इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे होनी चाहिए। और स्टॉकहोम कन्वेंशन की जब हम बात करते हैं तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको डर्टी डजन का एग्जांपल दिया। तो ये कुछ डिफरेंसेस होते हैं इन तीनों कन्वेंशंस के रिगार्डिंग, पर इकट्ठे यहाँ पे कन्वेंशंस होती हैं तो कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यहाँ पे होती रहती है। अब इंडिया ने भी इस COP25 जो थी BRS COP 2025 में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, एंड यहाँ पे इंडिया ने भी बात करी कि हाँ हमें ग्लोबल एक्शन ऑन केमिकल एंड वेस्ट यहाँ पे होना चाहिए।
अब इंडिया के खुद के भी बहुत सारे एक्ट्स हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, वो हमें मदद करता है इन कन्वेंशन को एक तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसी तरह से ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स वगैरह हैं, एंड हम इस तरह से कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट भी करते ही जा रहे हैं इन सेक्टर्स के रिगार्डिंग। अब एक चीज और हुई है कॉप 2025 के अंदर कि इंडिया ने ना अपना स्टैंड जो था क्लोर पायरिफस, इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अपना स्टैंड यहाँ पर अपना बताया है। एक्चुअली पता क्या है, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, ये जो पर्टिकुलर मैं आपके सामने क्लोर पायरोफिस की बात मैं कर रहा हूँ ना, ये दरअसल में एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। ठीक है। अब हो क्या रहा है, दुनिया भर के अंदर लगभग 40 से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जिन कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड को बैन कर रखा है। पता है क्यों? ये इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कॉज करता है। इसके अलावा बच्चों का जो, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका बर्थ साइज बहुत कम होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, इस तरह के चीज़ों के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, ये जो अपने आप में इंसेक्टिसाइड देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें ना, यहाँ पर डिस्कशन ये हो रहा था कि इस पर्टिकुलर केमिकल को, इंसेक्टिसाइड को आप अनेक्सर ए में डाल दो स्टॉकहोम कन्वेंशन के। तो भारत ने इसके अगेंस्ट बात करी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में इंसेक्टिसाइड है। भारत का कंसर्न ये है कि भारत के अंदर ना हम ये इंसेक्टिसाइड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और अगर इस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड को बैन कर दिया गया ना, तो उससे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत बड़े लेवल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में ना बहुत सारे पेस्ट वगैरह होते हैं, अर्बन पेस्ट हो गया, वेक्टर बॉर्न डिजीज हो गया, उसको रोकने के लिए हम इस इंसेक्टिसाइड का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंडिया का यहाँ पे स्टैंड था कि इसको बैन हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, हम ये ज़रूर मानते हैं कि इसका जो इश्यूज हैं वो डेफिनेटली यहाँ पे हैं, इनको हम यहाँ पे इसका जो इस्तेमाल है वो कम कर सकते हैं, पर इसको बैन करना यहाँ पर सही नहीं होगा। हालांकि और बहुत सारे देशों ने इसको यहाँ पे बैन कर रखा है, एंड WHO ने भी इस पर्टिकुलर इंसेक्टिसाइड को मॉडरेटली हजार्डस यहाँ पे कहा है, एंड बाकी और देशों भी इसको यहाँ पे पॉसिबली कार्सिनोजन यहाँ पे घोषित किया, यानी कि इससे कैंसर हो सकता है अगर कंटिन्यूसली यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो भारत में राइस, शुगर केन, कॉटन, वेजिटेबल, फ्रूट्स, उन सब के रिगार्डिंग इसका इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा चिंताजनक विषय तो है, बट अभी हमारे यहाँ पे फूड सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके ऑल्टरनेटिव जैसे जैसे समय के ऊपर आएंगे तो हम डेफिनेटली उनके ऊपर शिफ्ट कर जाएंगे। तो ये कुछ बातें थी BRS कन्वेंशन 2025 के रिगार्डिंग जो हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों इस बार जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है ना, वो मिला है ओलंपियंस सात्विक साईराज, रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। इन दोनों को यहाँ पर इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे मिला है, क्योंकि बैडमिंटन की फील्ड के अंदर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे फॉर एग्जांपल 2023 की जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन रैंकिंग थी उसमें ये वर्ल्ड नंबर 1 थे, एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल इन्होंने यहाँ पे जीता था, तो दैट वाज वाई इनको यहाँ पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला। तो थोड़ा सा इस पर्टिकुलर अवार्ड को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। भारत के अंदर जो हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर होता है वो यही होता है, और आप जानते होंगे मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, तो जो कि भारत के एक बहुत ही बड़े हॉकी प्लेयर रह चुके हैं। अगर पिछले 4 साल के अंदर किसी एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन के अंदर, तो उनको यहाँ पर इस अवार्ड से सम्माना जाता है। प्लस एट द सेम टाइम कंटिन्यूसली ये चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। तो जो जीतता है उसको 25 लाख का कैश प्राइज, एक मेडल एंड साथ साथ सर्टिफिकेट ऑनर देखने को मिल जाएगा। और नॉर्मली ऐसा होता है कि एक साल में एक ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। राइट। इंडिया में दोस्तों और भी बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अर्जुना अवार्ड के बारे में सुना होगा। अर्जुना अवार्ड्स आपके स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में कोई अच्छा परफॉर्म करे उसके लिए होता है। द्रोणाचार्य अवार्ड्स आपके कोचेस के लिए होता है, जो काफ़ी अच्छी कोचिंग देते हैं और उनके जो एथलीट्स होते हैं बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आपको राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार देखने को मिल जाएगा। ये होता है आपकी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के लिए या स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए जिन्होंने स्पोर्ट्स के प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा काम किया। उसके अलावा आपका टेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड, यहाँ पर ना ये एडवेंचर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग होता है, जैसे आपका माउंटेनिंग हो गया, एक्सप्लोरेशन हो गया, इन सब आपके जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उनके रिगार्डिंग अवार्ड ये दिया जाता है। लास्टली अगर मैं बात करूँ, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये दी जाती है आपकी यूनिवर्सिटीज़ को, किस यूनिवर्सिटी ने अच्छा परफॉर्म किया, राइट, उनको यहाँ पे इस पर्टिकुलर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी से सम्माना जाता है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो डिस्कशन करना है वो फैलेट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है। दरअसल में पिछले कुछ दिनों के अंदर फैलेट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ बन रही है, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों है वैसे ये कुछ नहीं,
ये एक तरह का प्लास्टिसाइजर्स हैं, यानी कि आप ना जो प्लास्टिक होता है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल बनाने के लिए जो केमिकल कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम यहाँ पे फैलेट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये सारे आपके इनमें फैलेट्स का इस्तेमाल हुआ है। जैसे बच्चों के जो टॉयज वगैरह नहीं होते, उसमें क्या है, आपने प्लास्टिक को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करी है। इसके अलावा आपके जो प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं, आपके जो कैंड फूड लाइनर्स हो गया, आपके फूड पैकेजिंग हो गया, इन सब अलग अलग चीज़ों के अंदर आपके फैलेट्स का यहाँ पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपका जैसे आप नोटिस कर सकते हो, फूड पैकेजिंग, टॉयज, कॉस्मेटिक, मेडिकल डिवाइसेस, इनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अब ठीक है, एप्लीकेशन तो बहुत सारे हैं सर इसके, पर गड़बड़ पता क्या है? गड़बड़ ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि 2018 के अंदर 3.5 लाख हार्ट डिजीजेस के रिगार्डिंग जो बड़ा एक इशू था ना, वो फैलेट्स का था। यानी कि आप कह सकते हो कि फैलेट्स की वजह से ना आपकी बॉडी के ऊपर बहुत ही बड़े लेवल के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। जैसे फॉर एग्जांपल डाईएथाइल फैलेट, आपका डाईब्यूटाइल फैलेट्स, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर ये एंटर कर जाते हैं वाया माइक्रोप्लास्टिक ब्रेकडाउन, जिससे कहीं ना कहीं हार्ट आर्टरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, एंड उससे आपका हार्ट अटैक आने का या स्ट्रोक रिस्क होने का जो खतरा है अपने आप में बढ़ जाता है। तो ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये प्लास्टिक के साथ बाइंड नहीं करते हैं, जिस वजह से कई बार मान लीजिए आपने खाना उसके अंदर पैक किया है या पानी की बॉटल आपने करी है, तो पानी की बॉटल के थ्रू वो जो माइक्रोप्लास्टिक ब्रेकडाउन होगा वो आपकी बॉडी में एंटर कर जाएगा, एंड उस वजह से आपकी बॉडी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, एंड उससे हार्ट अटैक का खतरा यहाँ पे बढ़ जाता है। तो ये फैलेट्स के रिगार्डिंग बहुत ही कंसर्निंग चीज़ है जो आज के समय देखने को मिल रही है। बहुत सारे आर्टिकल्स इसके रिगार्डिंग छप रहे हैं, तो आपको इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, एंड अपना थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए इन सब चीज़ों के थोड़ा इस्तेमाल करने से पहले। अगला दोस्तों जो टॉपिक है वो है विक्रमादित्य वन डेटेड इंस्क्रिप्शन फाउंड इन देवांगरे, कर्नाटका। तो कर्नाटका के अंदर आपको जो मादापुरा लेक है ना, वहां पर एक्चुअल में डी सिल्टिंग का काम चल रहा था। ये लेक को डी सिल्ट किया जा रहा था। उस समय के ऊपर ना एक तरह का आपको यहाँ पे इंस्क्रिप्शन देखने को मिला जो बिलोंग करता है विक्रमादित्य वन, दैट इज 654 से 681 एडी के बीच का। ये जो आपके विक्रमादित्य वन थे, आप जानते होंगे, ये बदामी चालुक्य डायनेस्टी के थे, ठीक है ना। तो उनके रिगार्डिंग ये इंस्क्रिप्शन आपको देखने को मिला। ऐसा माना जा रहा है कि इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा गया है कि किस तरह से जो लैंड को ग्रांट किया गया, जो लैंड ग्रांट्स दिए गए, एंड साथ ही साथ कुछ टैक्सेस को भी यहाँ पे हटाया गया था, उनको वेव ऑफ किया गया था, उसके रिगार्डिंग आपको ये इंस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगी। प्लस एट द सेम टाइम इस इंस्क्रिप्शन के ऊपर जो लोकल लोग हैं, जो लोकल एल्डर्स हैं, उन्होंने कैसे मदद करी इस लेक को बनाने के अंदर, जो मैं बात कर रहा हूँ मादापुरा लेक की, उसकी भी यहाँ पर बात करी गई है। तो आप नोटिस कर पाओगे इससे कहीं ना कहीं हमें विक्रमादित्य वन के टाइम के रिगार्डिंग क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस थी, उनको जानने में हमें मदद मिलेगी, एंड कहीं ना कहीं हिस्ट्री को ये कंफर्म भी करता है कि हाँ, ये जो मादापुरा लेक है उस समय यहाँ पे एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विक्रमादित्य वन। आई एम वेरी श्योर दोस्तों आप लोगों ने हिस्ट्री के अंदर चालुक्य डायनेस्टी ऑफ बादामी के बारे में पढ़ा होगा। यहाँ पर आप पिक्चर में देख भी पाओगे कि जब मैं बात करता हूँ ना डेक्कन इंडिया की, तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल किंगडम के रूप में था चालुक्य डायनेस्टी, राइट। इसको जो फाउंड किया गया था, इट वाज बाय पुलकेशिन वन, ठीक है, इन 543 एडी, जिन्होंने बदामी को अपने यहाँ पे कैपिटल के तौर पे एस्टेब्लिश किया। तो आज के समय के ऊपर जो कर्नाटका महाराष्ट्र वाला रीजन है, वहाँ पर 6 से 8 सेंचुरी के बीच में यहाँ पर इनकी काफ़ी मजबूत पकड़ थी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, ये जो वाक्टकस हैं इन द वेस्टर्न डेक्कन, उनके सक्सेसर यहाँ पे माने जाते हैं। साथ में आप नोटिस कर पाओगे इसके बाद क्या होता है, चालुक्यास जो है ना वो अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एक हो गया वेस्टर्न चालुक्य, कल्याणी के हो गया, उसके अलावा वेंगीज के जो आपकी ईस्टर्न चालुक्य हो गया। इस तरह से इनमें डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा। इनका जो आर्किटेक्चर है उसको हम चालुक्यन आर्किटेक्चर या फिर कर्नाटा द्रविड़ा आर्किटेक्चर के नाम से भी जाना जाता है, या फिर जिसको हम विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। आईहोल के अंदर आपने जो लार्ड खान टेम्पल है ना, बहुत ही फेमस लार्ड खान टेम्पल है, और उसके अलावा आपको विरूपक्ष टेम्पल जो देखने को मिलेगा पत्थर काल के अंदर, वो इसी पर्टिकुलर चालुक्यन आर्किटेक्चर का ही आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाएगा। एक आपको और बात ध्यान में रखनी है कि देखो एक्चुअल में ना, जब मैं बात करता हूँ हर्षवर्धन की, आप लोग जानते होंगे जो हर्षवर्धन एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग रहे हैं 7th सेंचुरी के अंदर। तो दरअसल में ना जो पुलकेशिन टू थे, उन्होंने ही यहाँ पर हर्षवर्धन को आपके साउथ की तरफ मूव नहीं करने दिया गया। एंड इनफैक्ट ना यहाँ पर एक बैटल ऑफ नर्मदा होती है, राइट। बैटल ऑफ नर्मदा हुई थी 618 के अंदर, 618 एडी के अंदर ये जो बैटल हुई थी, इसमें एक तरफ पुलकेशिन टू थे और एक तरफ आपके हर्षवर्धन थे, जिसके अंदर आपको हर्षवर्धन को हार फेस करनी पड़ी, एंड अकॉर्डिंगली जो नर्मदा थी उसको एक तरह से यहाँ पे बाउंड्री मान लिया गया था। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हर्षवर्धन की एक्सपेंशन को रोकने वाले और कोई नहीं बल्कि वो पुलकेशिन टू ही थे। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे पुलकेशिन वन, पुलकेशिन टू, कीर्तिवर्मन वन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं आपके चालुक्य के।
एंड पुलकेशिन II की डेथ के बाद यहाँ पर इस पर्टिकुलर किंगडम का डिक्लाइन देखने को मिलता है एंड आखिरी जो रूलर थे वो कीर्तिवर्मन II हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वेव्स 2025 समिट एंड द ऑरेंज इकोनॉमी। सबसे पहले वेव समिट आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने कई बार डिस्कस कर दिया प्रीलिम बूस्टर के अंदर, पर देखो बार बार न्यूज आई जा रही है तो मैंने 2-3 बार तो डिस्कस कर दिया, बट एक बार और डिस्कस कर ही लेते हैं। वेव्स का मतलब है यहाँ पे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि भारत सरकार के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। एक्चुअली मैंने इसका काम मेजरली आप हम बात करें ना तो यहाँ पर आपको जो वर्ड ध्यान में रखना है वो क्रिएटर वर्ड यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। देखो मीडिया के अंदर हो गया, कल्चरल एक्सचेंज के अंदर हो गया, ये अपने आप में वेव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, उसी को ही आगे लाने के लिए यहाँ पर आपको जो वेव्स है आपको इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाएगा। तो इससे ना जैसे हमारा जो भी क्रिएटर्स हैं उनको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है अपनी इनोवेशन को दिखाने का, राइट, और इनको कहीं ना कहीं बाहर से इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे मिल जाएगी। इस बार की जो टैगलाइन है दैट इज कनेक्टिंग क्रिएटर्स कनेक्टिंग कंट्रीज, एंड इसको हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है वही यहाँ पे इसकी नोडल मिनिस्ट्री आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और बात करी वेव्स के साथ साथ, वो है ऑरेंज इकोनॉमी की। ऑरेंज इकोनॉमी भी कुछ नहीं है, ये भी वही जो मैं बात कर रहा था, क्रिएटर्स की बात कर रहा था, तो इसको भी हम क्रिएटिव इकोनॉमी के साथ ही यहाँ पे लिंक करेंगे। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो कहीं ना कहीं कल्चर, क्रिएटिविटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ लिंक होती है, और इसमें फील्ड जैसे आपका आर्ट, म्यूजिक, सिनेमा, डिजाइन, सॉफ्टवेयर, फैशन, गेमिंग, डिजिटल मीडिया, ये सब अलग अलग फील्ड्स आती हैं, यानी कि क्रिएटर्स की ही यहाँ पे बात हो रही है। ये सारी चीज़ें आपकी ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर आ जाती हैं। आज के समय के ऊपर आप नोटिस कर ही पा रहे हो कि किस तरह से ऑरेंज इकोनॉमी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। बहुत सारे लोगों को रोजगार यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, बहुत सारी नई नई वेल्थ जनरेट यहाँ पे कर रही है, और इस तरह से आज के समय के ऊपर सोसाइटी को शेप करने के अंदर इसका बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। अब ये जो वेव समिट है ये हो रहा है मुंबई के अंदर, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया। इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना, फिल्म्स, टीवीज, रेडियो, ब्रॉडकास्टिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे जनरेटिव एआई, आपका ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एक्सटेंडेड रियलिटी, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह से वेव्स बाजार को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया, जो कि एक ग्लोबल ई मार्केट प्लेस है। जैसे आप लोग अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की बात नहीं करते, वहाँ से चीज़ें खरीदते हो, उसी तरह से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वेव्स बाजार के माध्यम से हमारे जो इंडियन कंटेंट क्रिएटर है इसको इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जिसके माध्यम से उनको फंडिंग वगैरह मिल पाएगी और अपने प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे वो पिच इन कर पाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें तो सेंटर ने पिछले महीने $1 बिलियन की यहाँ पे फंड भी दी थी, ताकि क्रिएटर इकोनॉमी को एक तरह से बूस्ट दिया जा पाए। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब आज के लिए आपको जो होमवर्क रहेगा वो डेलॉस आइलैंड रहेगा प्लेस इन न्यूज़ के पर्सपेक्टिव से। एंड कल जो मैंने आपको यहाँ पे होमवर्क दिया था वो होमवर्क था विद रिगार्ड्स टू चचन्या रीजन के रिगार्डिंग। ये आपको देखो रशिया के अंदर ही आपको ये जो रीजन है ये देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखिएगा, इट इज़ अ फेडरल रिपब्लिक इन द नॉर्थ कॉकस ऑफ रशिया। यहाँ पर आप बॉर्डर नोटिस कर पाओगे, एक तो आपका रशिया के अंदर ही मतलब जो आपका दगेस्तान रीजन है, इसके अलावा जॉर्जिया के साथ इसका यहाँ पे बॉर्डर टच होता है, एंड नॉर्थ ओसेटिया के साथ। ये मतलब उन्हीं स्टेट्स के आसपास की यहाँ पे बात करी गई है, पर कंट्रीज में जॉर्जिया आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो। यहाँ पर पास में बहुत सारे युद्ध भी हुए हैं, एंड कहीं ना कहीं आपके रेडिकलाइजेशन की वजह से, पैरामिलिट्री एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी यहाँ पे समस्याएं हमें देखने को मिल जाती हैं। एंड ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशंस की बहुत सारी खबरें हमें पास में देखने को मिली हैं। तो आई होप ये जो रीजन है ये आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था एक था सेंसस के रिगार्डिंग। तो सेंसस के अंदर दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का रोल नहीं होता, ये आपका जो रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया होता है जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, उसका रोल यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसलिए पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड मैंने डिस्कस किया था, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। और आपका जो CACP की बात करें ना तो बिल्कुल यही है जो आपका रिकमेंड करता है MSP और FRP को। और अगर अप्रूवल की बात करें तो अप्रूवल आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा आता है। तो यस, दिस थर्ड स्टेटमेंट इज द करेक्ट स्टेटमेंट। दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।